वेलकम टू सीजन। लास्ट क्लास हमने वीवीटी के सारे एक्सेप्शंस को और उनके कुछ जो भी पॉस्टुलेट्स थे उनको हमने कंप्लीट करा था, जिसके अंदर उनका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस था उसको हमने डिस्कस करा था अपने लास्ट लेक्चर में। आप जाके वो आई बटन पे देख भी सकते हैं कि उसके अंदर जो हमने डिस्कस करा था वो अभी तक जेईई नीट में काफ़ी बार उन्होंने पूछा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, और वही एक एक्सेप्शन है जहाँ से वो वीवीटी में क्वेश्चंस बना पाते हैं। तो अब हम जब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है सीएफटी। तो कोई भी नेक्स्ट थ्योरी आने का मतलब होता है कि वीवीटी किसी पॉइंट पे फेल कर रहा था। तो वैसी कौन सी चीज थी जिसको वीवीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था अपने एक्सटेंड पे? तो यहाँ पे जो थी वो वीवीटी के अंदर जो वो कलर और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आखिरकार क्यों बनते हैं। तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए तब हमारे पास सीएफटी आया। तो सीएफटी के भी कुछ तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको हम डिस्कस करते हैं कि आखिर सीएफटी क्या कहती थी। तो अगर पहले जब हम कोई भी कंपाउंड्स बनाते थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास एक मेटल होता था और एक हमारे पास लिगेंड होता था, और लिगेंड्स के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते थे। तो लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन्स मेटल के साथ शेयर करके एक बॉन्ड बनाता था, वो जो हम एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं उसको। तो ये हमने वीवीटी के अंदर पढ़ा था, ये वीवीटी के अकॉर्डिंग होता था। लेकिन सीएफटी का क्या कहना था? उनका कहना था कि ये मेटल की शेयरिंग वेयरिंग नहीं होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, वो इसको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का नाम दे रहे हैं कि दे कंसीडर दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होता है? तो अब इसको जब उन्होंने एक्सप्लेन करा अपने नेक्स्ट पॉइंट में, जो उनका पॉइंट नंबर 2 था, तो इसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, they are considering them like as the positive point charge, उसे वो बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो गया। एंड सिमिलरली जो आपका लिगेंड्स है उसको वो कंसीडर कर रहे हैं निगेटिव पॉइंट चार्ज से, निगेटिव पॉइंट चार्ज से। तो अब आप एक चीज क्वेश्चन कर सकते हो कि जब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड आपके जब पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि अगर अब आप थर्ड पॉइंट खुद से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर पॉजिटिव निगेटिव दो चार्जेस की बात हुई है तो यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन की भी चार्जेस की बात होगी। लेकिन उससे पहले एक हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो आपका लिगेंड है, जो निगेटिव पॉइंट चार्ज हमने अभी डिस्कस किया है, तो उसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे पास कि हमने तो लिगेंड्स बहुत से टाइप के पढ़े हैं। तो एक हमारा टाइप आता था न्यूट्रल लिगेंड। तो अगर अब इसकी बात होगी तो इसे हम कहाँ रखेंगे? जैसे कि अगर हम H2O को ले, हम एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे कि कोई भी दिक्कत ना रहे कि जिससे आपसे क्वेश्चंस ना बने। तो अगर आप H2O को यहाँ पे देखो तो H2O की शेप कुछ इस प्रकार की होती है, और इसको डिफाइन करने के लिए अगर लेट सपोज यहाँ पे कुछ डेल्टा माइनस चार्ज है और यहाँ पे कुछ डेल्टा प्लस चार्ज है, तो अगर जब ये डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस चार्ज थी तो सीएफटी का कहना था कि अगर न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे तो उनको मैं एज ए डाइपोल कंसीडर कर लूंगा, इनको एज ए डाइपोल कंसीडर किया जाएगा, बाकी को वो निगेटिव पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर करेंगे, जिससे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बनाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का मतलब जो अभी हमने यहाँ पे देखा, उनका कहना था कि वो इसको एज ए आयनिक ट्रीट करेंगे। यही तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का मतलब। सीएफटी इनको एज ए आयनिक ट्रीट कर रही थी। जब हमारे पास अब ये दो चीजें हो गई तो उसमें अब नेक्स्ट क्या आता है कि जब आपके पास पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट चार्जेस हैं तो उसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट आप खुद से कंक्लूड कर सकते हो कि जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें हम इनकी रिपल्सन्स की बात करेंगे, क्योंकि जब दो चार्जेस है हमारे पास तो उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन भी जरूर होगा। तो इसको कंक्लूड करने से अब जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है, अब क्या बोल रहे थे कि जब हमारे पास अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जब आपके अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो ये सिस्टम को एनर्जीज को डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीजिंग होगा फैक्टर वहां पे। और जब आपके पास रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज करेगा, ये उस केस में इंक्रीजिंग की काम करेगा। तो इसे हम और भी देखेंगे कि इसका कहना का मतलब क्या होता है। तो उस केस में जब हम उसको कंसीडर कर रहे होंगे
तो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस वो डिक्रीजिंग का काम कर रहा है और रिपल्सन वाला फोर्सेस हमारे लिए सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीजिंग का काम कर रहा है, तो उसके अंदर अब जो फोर्स हमारे पास पॉइंट आता है, अब जब हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जब हम निगेटिव चार्ज की लिगेंड की मॉलिक्यूल जो है, जो हमारे पास निगेटिव चार्ज हमने बोला है कि निगेटिव चार्ज हमने लिगेंड को दिया है, तो जो ये मॉलिक्यूल है ये जब सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच कर रहे होंगे, क्योंकि जब हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ये सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच कर रहे होंगे, तो अब इसके बेसिस पे अब हम इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेंगे कि अब इनके बीच की बॉन्डिंग कैसी होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब सीएफटी के जरिए से, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड नोन थ्योरी है, सबसे लेटेस्ट एक थ्योरी आई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो ये उनको मानते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी इन्हीं पे बनते हैं। तो अब इनके बेसिस पे अब कॉम्प्लेक्सेस की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हम बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो अब उसके पहले एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आता है, उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने के लिए कि आखिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहना क्या चाह रहा है। तो उस केस के अंदर जब हम उस चीज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके पहले हमारे पास आता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, आप हेडिंग लगाएं क्रिस्टल फील्ड, आपने इसे काफी बार सुना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके अंदर बेसिकली वो क्या कह रहा है कि आपने जो अभी तक देखा है, अभी तक हमारे पास जो डी के ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो जो हमारे ये ऑर्बिटल्स हैं, तो अगर आप इनका शेप बनाओ, तो अगर ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है, सिमिलरली आप इसके लिए भी बना रहे हैं, ये वाई जेड एक्सिस है एंड ये आपका जेड एक्स एक्सिस है। तो इन ऑर्बिटल्स का शेप कैसा था, ये आपका कुछ x वाला हो गया, ये आपका y वाला हो गया। सिमिलरली अगर आप डी वाई जेड को बना रहे हैं, तो ये y और z के बीच में कुछ इस प्रकार इसके लोब्स थे और एक लोब इनका इस तरह से था। सिमिलरली अगर आप देखो x और z के लिए, तो ये इनके लोब कुछ इस तरह से एक्सिस के बिटवीन लाई कर रहे थे। तो आप एक चीज तीनों से कंक्लूड कर सकते हैं, ये सब कोई लाइन बिटवीन द एक्सिस है। ये जो भी इनके लोब्स हैं, वो जो भी लोब्स है ये एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप इसको देखें डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कि इनका कैसा होता है ग्राफ, तो इनका जो अगर आप शेप देखो, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये अगर आपका वाई एक्सिस है, तो इसका अगर आप शेप देखो तो एक्स और वाई एक्सिस का कहने का मतलब है, और डी एक्स स्क्वायर का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है। एंड जो आपका जो डी जेड स्क्वायर है, तो जो डी जेड स्क्वायर का होता है, लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है, तो एक लोब सेम जेड एक्सिस पे होती है और दूसरा लोब उसी के अंदर एक छोटी सी लोब जो पीछे की तरफ दिखाता है। कई बार ये होता है और कई सारी बुक्स में ये ऐसे दिखाया जाता है, वो ऐसे एक लोब बना देते हैं और एक वो इलेक्ट्रॉन्स की रिंग बना देते हैं, वो दूसरे लोब्स को दिखाने के लिए। तो डी जेड स्क्वायर को ये दो तरीकों से बताया जाता है। ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है तो हम इसे डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। ये एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग बना है, तो ये अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस होता है, अलोंग द एक्सिस। तो ये थी आपकी जो डी ऑर्बिटल्स के शेप है। तो आप यहां देख रहे हैं ये लाई बिटवीन द एक्सिस है, ये अलोंग द एक्सिस है। जो एक्सिस पे लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं T2G। अब आप बोलेंगे कि ये T2G होता क्या है, तो बेसिकली जो ये T2G है ये ट्रिपली जनरेट है। इनका मतलब होता है ट्रिपली जनरेट। ये ट्रिपली जनरेट ऑर्बिटल्स है। इन सब का जो भी डी जनरेट आपके पास आता है, ये डी जनरेट का मतलब ही होता है कि इनकी एनर्जी सेम है। जो डी ऑर्बिटल के पास 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, उस टाइम तक सबकी एनर्जी सेम होती है। तो जो ये स्प्लिटिंग के बाद का था, इसलिए मैंने अभी दो टाइप से करके बताया।
इनको हम कहते हैं ईजी ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनकी एनर्जीज डिफरेंट होती है। यहाँ पे T2G मतलब डीजेनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी एंड ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और ये एक्सिस पे लाई करते हैं और वो अलोंग द एक्सिस है और ये लाई बिटवीन द एक्सिस। अब इसका इंपॉर्टेंस आपको दिखेगा जब हम आगे अब इसके कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई कर रहे होंगे। तो अगर आपने इसको ड्रॉ कर लिया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्दर जब हम बात करते हैं स्प्लिटिंग के अंदर, तो उसके लिए जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, पहले तो वो एक आइसोलेटेड स्टेट में होता है, तो उस टाइम तो वो ना किसी से बॉन्ड बनाने के टाइप में, ना ही उसके पास कोई लिगेंड होता है बॉन्ड बनाने के लिए, नहीं वो बॉन्ड बना रहा होता है, तो वो बिल्कुल एक आइसोलेटेड स्टेट में होता है, और उसके जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो सारे सेम एनर्जी लेवल पे रहते हैं, क्योंकि उस टाइम तक तो वो बॉन्ड बनाया नहीं होता है। तो उस केस के अंदर आप अगर देखें तो सबके पास 5d ऑर्बिटल्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने आ रहे हैं। तो उनके d ऑर्बिटल्स जो हैं, ये उनके d ऑर्बिटल्स हैं। तो ये 5 d ऑर्बिटल्स उस टाइम तो वो एक आइसोलेटेड स्टेट में मौजूद है। अब उसमें क्या होता है कि अब उस स्प्लिटिंग को हम समझते हैं। ये सपोज दैट ये आपके पास एक मेटल है, ये एक लिगेंड है, एक ये लिगेंड है, एक ये लिगेंड है, एक ये लिगेंड है, और सबके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स। तो जब ये अप्रोच कर रहे होंगे सेंट्रल मेटल एटम पे बॉन्ड बनाने के लिए, तो आपने अभी देखा कि हमारे पास आइसोलेटेड स्टेट में था, अब हमारे पास लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, और ये मेटल के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पे अप्रोच कर रहे हैं वो बॉन्ड बनाने के लिए। तो अब जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो अब उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन और रिपल्सन भी होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अप्रोच कर रहे हैं और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो पहले से मेटल के पास था, तो उनके बीच में अब रिपल्सन होता है, क्योंकि आप जब देखो कि अगर ये इनसे ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे भी है, और जब चारों एक तरफ से अप्रोच करेंगे तो रिपल्सन होगा। और पहले ही CFT ने बोला है कि हम इसे एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के तौर पे हम काउंट करते हैं। तो उसके अंदर जब हम देखेंगे तो अब यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग होगी। तो अब इसकी स्प्लिटिंग दो टाइप से हो सकती है। एक तो अगर आप बात करें तो इसकी स्प्लिटिंग अब होगी 2 टाइप से, जो अभी हमने डिस्कस करा। एक तो ये ऐसे टूटेगा कि यहाँ पे दो हमारे जो Eg वाले थे वो ऊपर आ जाएंगे हाई एनर्जी पोजीशन पे, और जो हमारे T2G वाले थे वो नीचे आ जाएंगे लोअर एनर्जी पे। एक तो हमारे पास ये था, और एक और केस हो सकता है कि वो इस तरह से स्प्लिट करे कि हमारे पास जो T2G है वो हायर एनर्जी के पोजीशन पे हो, और जो हमारे पास Eg वाला है वो लोअर एनर्जी के पोजीशन पे हो। तो हमारे पास ये 2 टाइप की स्प्लिटिंग होती है। इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये है हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कि ये हमारे पास 2 टाइप से क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग हो रही है। तो अब आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की डेफिनेशन को नोट करेंगे। क्या है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का डेफिनेशन क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल into two different sets of orbital in presence of repulsive field created by approaching ligand is known as crystal field splitting। तो वो जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे थे सेंट्रल मेटल एटम को, तो उनके तरफ से जो अप्रोच कर रहे हैं तो रिपल्शन तो हो ही रहा है। तो जो रिपल्सिव फील्ड क्रिएट हुआ है वो फील्ड में जब ये बॉन्ड्स बना रहे हैं, जब इनकी स्प्लिटिंग हुई है, तो उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। तो ये थी हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इनके कुछ टाइप्स होते हैं और ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं।
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, अब यहीं से आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की एनर्जीज निकलेगी और यहां से अब आप काफी चीजें कंक्लूड कर पाएंगे क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे चीजों को आप खुद से कंक्लूड कर पाएंगे विद एन वैलिड रीजन। तो नेक्स्ट पे हम देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो 2 टाइप्स के होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट इसमें